गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर से पेपर C10 को देखेंगे, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है। और इसके अंदर हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट किए थे और इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 को देख रहे थे, जो कि विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो भी दृष्टिबाधित बालक हैं उनके बारे में तो मोटा मोटी हम लोग सब कुछ जान चुके हैं कि दृष्टिबाधित बालक होते कौन है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और आज हम लोग उसी दृष्टिबाधित बालक के चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर 6 को हम लोग समाप्त कर दें। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वह है दृष्टिबाधित बालकों की पहचान। पहचान से मीन्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन को शॉर्ट में VIC बोलते हैं। तो ये ध्यान में रहे सब किसी को कि अगर VIC करके एब्रिविएशन कभी आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VIC, तो VIC का फुल फॉर्म होगा विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, अर्थात दृष्टिबाधित बालक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टिबाधित बालकों की पहचान क्या है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस बच्चे को दृष्टि दोष है। तो कुछ विशेष कारण और पहचान है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी को दृष्टि दोष है या नहीं। तो यहां हम देखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ VIC, विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, कौन कौन सी पहचान है, कौन कौन सी पहचान है। तो जो पहला पहचान है वह है व्यवहार द्वारा। हम लोग बच्चे के व्यवहार को देखकर समझ सकते हैं कि इस बच्चे को दृष्टि दोष है या नहीं। जो दूसरा पहचान है दृष्टि दोष से पीड़ित बालकों को पहचानने का वह है लगातार कक्षा निरीक्षण द्वारा। जो तीसरा पॉइंट है किसी को पहचानना कि इस बच्चे को दृष्टि दोष है या नहीं, आंखों की जांच संबंधी परीक्षण या टेस्ट करना। और जो चौथा है वह है शारीरिक चिन्ह देखकर पहचानना कि इस दृष्टि दोष है या नहीं। अब हम इसे बारी बारी से देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या मेंशन कर सकते हैं और क्या क्या इसके बारे में लोग लिख सकते हैं। तो पहला है कि व्यवहार द्वारा, किसके बिहेवियर द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि इस बच्चे को दृष्टि दोष है या नहीं, ये बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है या नहीं। तो जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में क्या होता है? अवलोकन होता है। हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी बच्चे का कि हम उसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है या किस प्रकार का व्यवहार सामने कर रहा है और किस किस अमुक समय में या किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे व्यवहार के द्वारा देखते हुए कि वैसे बच्चे दृष्टि दोष से बाधित होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट भी सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। हम लोग निगरानी करके उससे देख सकते हैं कि ये बच्चा इस दोष से पीड़ित है या नहीं। तो हम लोग इस प्रकार से उसको देखेंगे कि वैसा बच्चा जो दृष्टि दोष से पीड़ित है हमेशा क्या करेगा, उसको सिर दर्द होगा और आंख हमेशा बंद करेगा। सिर दर्द कभी तेज भी होगा कभी कम भी होगा और उसका जो आंख का व्यवहार है वह भी सामान्य बच्चों से भिन्न होगा। उसके आंख को देख के हम लोग को ये पता चलेगा कि इसको कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है। उसके बाद जो दूसरा व्यवहार वह प्रदर्शित करेगा सामने, वह यह प्रदर्शित करेगा कि वह अपने आंखों को हमेशा लगातार मलते रहेगा। जो भी बच्चे दृष्टि दोष से बाधित होते हैं वे बच्चे अपने आंखों को हमेशा मलते रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा व्यवहार हमें देखने को मिलेगा दृष्टि दोष बाधित बालकों में वह है कि जो भी बच्चे दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, हम लोग आमतौर पर भी देखते हैं कि जो भी बच्चे दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं आंशिक रूप से हो
या हम ये कह सकते हैं कि वैसे बच्चे जो दृष्टि दोष से पीड़ित हों हमेशा किताबों को अपने आंखों के नजदीक लाकर देखेंगे। जैसे हम लोग सामान्य चीजों को भी एक सर्टेन डिस्टेंस से देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है कि अगर एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर ये बुक है तो एक सामान्य बच्चा दूर से भी पढ़ सकता है, नजदीक से भी पढ़ सकता है, लेकिन एक दृष्टि दोष बाधित बच्चा हमेशा अपने आंख के करीब लाके बुक को पढ़ेगा। उसके बाद जो चौथा व्यवहार हमारे सामने प्रदर्शित करेगा वह है कि वह बच्चा जो दृष्टि दोष से पीड़ित है हमेशा अपना पलक, आंख का जो पलक है वह कंटिन्यू बहुत बार सामान्य बच्चों से ज्यादा झपकाएगा। उसका जो आंख का पलक है वो बार बार बंद होगा, खुलेगा, सामान्य बच्चों से ज्यादा। अब जो दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग करके पहचान सकते हैं कि क्या कोई बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है या नहीं है, तो वह है कि लगातार क्लासरूम का निरीक्षण करके, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और हम उन्हें देख के ये तय कर सकते हैं कि किस बच्चे को दृष्टि दोष से पीड़ित समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक क्लासरूम में अगर 30, 40, 50 कोई भी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसको कहीं ना कहीं सामने देखने में या पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वह अपने व्यवहार से, वह अपने बिहेव से यह शो कर देगा कि वह दृष्टि दोष से बाधित बच्चा है। जब हम लगातार कक्षाओं का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उस बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे देखने में कठिनाई उत्पन्न होगी। और अगर ब्लैक बोर्ड के अगल बगल कोई चार्ट पेपर भी लगा हुआ है और उस पर कोई बात मेंशन किया गया हो या टीचर उस चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड के द्वारा पढ़ा रहा है तो वह बच्चा कठिनाई महसूस करेगा ब्लैक बोर्ड तक आसानी से किसी भी चीज को देखने में। तो हम पता कर सकते हैं कि लगातार कक्षा निरीक्षण जब हम करेंगे तो हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा कि कौन बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है, कौन बच्चा नहीं। जो थर्ड है टॉपिक जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है या नहीं, वह है आंखों की जांच संबंधी परीक्षण, टेस्ट ऑफ आई। जब हम लोग मेडिकली जांच करेंगे आंखों का तो हम पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है या नहीं। आंखों की जांच संबंधी परीक्षण में जब भी आंखों का टेस्ट हम लोग कराते हैं या कराने जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जाना माना टेस्ट है वह है स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट जो होता है वह हम लोग देखते होंगे कि डॉक्टर के यहाँ या चश्मे वाले दुकान के यहाँ क ख ग या ABCD बड़े से छोटे लेटर में लिखा हुआ रहता है, वही स्नेलन चार्ट है। तो और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि इस बच्चे को दृष्टि दोष है या नहीं है। इसमें कुछ ईसियाना टेस्ट करके भी आता है। वैसे ही बहुत सारे टेस्ट आज तो आधुनिक दुनिया में और भी मशीनरी डेवलप हो गया है, तो बहुत सारा तकनीक आ गया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चा दृष्टि बाधित है या नहीं। अब जो लास्ट पॉइंट है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है, वह है शारीरिक चिन्ह। जो बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, जिस बच्चे को आंखों में परेशानी होगी, तो वैसा बच्चा, उसका सबसे पहला जो शारीरिक चिन्ह होगा आंखों का सूजना, आंखों का सूजना। उसके आंखों में हमेशा सूजन रहेगी, फूला हुआ रहेगा। जो दूसरा शारीरिक चिन्ह दिखेगा वह होगा लाल, उसका आंख हमेशा लाल रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, दृष्टि दोष से जो भी बच्चे पीड़ित होते हैं उनके आंखों से लगातार पानी का बहना, पानी का बहना। तो इस प्रकार हम लोग इन चारों
पॉइंट को देख के ये पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित है और कौन सा बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित नहीं। डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वह है दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं दृष्टिबाधित बालकों के साथ होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। कौन कौन सी प्रॉब्लम जो भी दृष्टिबाधित बालक हैं उनके साथ आती हैं। तो कुछ प्रमुख जो समस्याएं उत्पन्न होती है दृष्टिबाधित बालकों के साथ वो इस प्रकार हैं, और बिंदुवार हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं दृष्टिबाधित बालकों के साथ उत्पन्न होती है। तो जो पहला समस्या है वह है शिक्षा संबंधी समस्या, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि आज का आधुनिक युग शिक्षा के आधार पर ही अपने आप को विकसित कर पाया है, और दृष्टि बाधिता के कारण कहीं ना कहीं वैसे बच्चे पिछड़ जाते हैं जो दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। तो शिक्षा संबंधी समस्याएं दृष्टिबाधित बालकों के साथ होती है, और सामान्य बच्चों से अगर तुलना करें हम, अगर सामान्य बच्चों से तुलना किया जाए तो शिक्षा संबंधी समस्याएं दृष्टिबाधित बालकों को ज्यादा होती है, क्योंकि दृष्टिबाधित बालक जो भी होते हैं उनकी दृश्य इंद्रिय जो होती है वो तो होती नहीं है, और उनका जो भी कार्य होता है अवलोकन के द्वारा नहीं हो पाता। वो देख नहीं पाते हैं तो अवलोकन के द्वारा नहीं हो पाता, और किस प्रकार से वो किसी भी चीज को सीखते हैं, सिर्फ दो प्रकार से, एक तो श्रवण करके, सुन के, और दूसरा स्पर्श करके। तो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं सामान्य बच्चों से शिक्षा संबंधी आधार पर पिछड़ जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा समस्या है वह है बुद्धि लब्धि का, आईक्यू का, बुद्धि लब्धि का स्तर। जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो भी बौद्धिक विकास है, दृष्टि दोष होने के कारण कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों से बौद्धिक विकास दृष्टिबाधित बालकों का पीछे रह जाता है। तो जब बौद्धिक विकास पीछे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, उस बच्चे का आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों के आईक्यू लेवल से कम हो जाएगा, और वह बच्चा सामान्य बच्चों से पिछड़ जाता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट समस्या है वह है कि समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन जो कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, समायोजन, और यह समायोजन कहाँ करना है? समाज में। जब इस समाज में अगर हम दृष्टिबाधित बालक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामान्य बालकों से कठिनाई होगा हमको खुद को इस समाज में समायोजित करने में, क्योंकि दृष्टि की अपंगता का एहसास एक सामान्य बच्चा या एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। दृष्टि की अपंगता और दृष्टि की कमी सिर्फ वो व्यक्ति बता सकता है, वो व्यक्ति बयां कर सकता है जो व्यक्ति इस वातावरण में मानव के द्वारा घटित घटनाओं के कारण पहले तो नॉर्मल उसकी आंखें रहती है, लेकिन बाद में वह दृष्टिबाधित बालक हो जाता है। तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से आंखों का कीमत बता सकता है कि अगर हमारे आंख है तो हमारे पास क्या है, और अगर आंख हमारा नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बालक को अपने आप को समाज में समायोजित करने में दिक्कत होती है, और यह अगर हम कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि 100% सही बात है ये कि दृष्टिबाधित बालक जो भी होते हैं सामान्य बच्चों की तरह वो सामाजिक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अवलोकन उनके पास होती नहीं है। तो
जो काम एक सामान्य बच्चा कर सकता है वह काम उतने परफेक्शन के साथ एक दृष्टिबाधित बालक नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं समाज में समायोजन होने में दिक्कत होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जहां उसकी समस्या आती है वो है वाणी की समस्या, उसके बोलने की समस्या। क्योंकि एक सामान्य बच्चा कुछ सीखता है अवलोकन करके, और अवलोकन में वह सीखता है बोलने को भी। तो दृष्टिबाधित होने के बाद कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज का अवलोकन ढंग से नहीं करेंगे तो हमारा जो वोकल कैपेसिटी है, जो हमारा वाणी विकास है, वह 100% परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बालकों का जो वाणी विकास होता है वह निम्न स्तर का होता है सामान्य बच्चों की तुलना में। उसके बाद बात आता है हमारे व्यक्तित्व का। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग हैं सारे का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न है। किसी भी दो आदमी का व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता। तो सामान्य बच्चों की तुलना में अगर हम बात करें व्यक्तित्व का, तो दृष्टिबाधित बालक जो भी होते हैं वो अपने व्यक्तित्व के कारण भी पिछड़ जाते हैं। पिछड़ना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बॉडी में, आंख, वो नहीं होती। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखने की असुविधा होने के कारण। जब दृष्टिबाधित बच्चा होता है तो जाहिर सी बात है उसे देखने की असुविधा होगी, और जब देखने की असुविधा होगी तो उसके साथ निम्नलिखित समस्याएं आएंगी, और उसी समस्याएं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी समस्याओं का और सामना करना होगा? दृष्टिबाधित बालक को चलने फिरने में मुश्किल होगा, वो प्रॉपर सामान्य बालकों की तरह चल फिर नहीं सकता है, कूद नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, उसको उठने बैठने में कठिनाई होगी। अब सामान्य बच्चा है, उसे सामने दिख रहा है कि यहाँ चेयर है, यहाँ सोफा है, हम गए, बैठ गए, उठ गए। लेकिन जो दृष्टिबाधित बालक है उसे तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं उठने बैठने में दिक्कत होगी। दृष्टिबाधित बालकों का एक सबसे बड़ा समस्या है कि उनका जो दिनचर्या होता है, जो भी लाइफ स्टाइल है, लाइफ रूटीन है, वह सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है। क्योंकि प्रॉपर रूप में वो देख नहीं पाते हैं तो कोई भी काम समय पर उनसे नहीं हो पाएगा और उनका दिनचर्या पूरा खराब हो जाएगा। उसके बाद जो दृष्टिबाधित बालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह है विद्यालय आने और जाने में कठिनाई। क्योंकि दृष्टि नहीं होने के कारण हमेशा हमें किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता है। और एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये हम देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और उसका बड़ा भाई या उसके पेरेंट उसको स्कूल पहुंचाते हैं और स्कूल से ले आते हैं, और कोई अचानक से कोई इंपॉर्टेंट काम आया और जो भी लाने और ले जाने वाला व्यक्ति था वो व्यक्ति वहां से एब्सेंट हो गया, वो व्यक्ति नहीं है, तो वह बच्चा कैसे जाएगा विद्यालय और कैसे उधर से आएगा? तो ये समस्या दृष्टिबाधित बालकों के साथ विद्यालय आने और जाने की बहुत ही गंभीर समस्या है। उसके बाद जो है कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, सहायक सामग्री जो भी होती है, तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ समायोजन। टीएलएम की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश जो भी दृष्टिबाधित बालकों का होता है वह शिक्षा व्यवस्था के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। और अगर समग्र पॉइंट पे अगर हम बात करें, पूरे पॉइंट पे बात करें, तो हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालक जो भी होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का जो भी टॉपिक हम लोग देखे हैं, दो टॉपिक, वो दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। और जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर 6 में हमें, वो है कि प्रोविजंस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन फॉर स्कूलिंग। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर 6 को वहीं पे समाप्त कर देंगे।